बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड का सेकंड पार्ट। याद रखिएगा कि प्रीवियस वीडियो में हम आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड और उसकी कुछ हम जो उसमें यूज़ की जाती हैं टर्म्स उसको हम डिस्कस करके आए हैं। कुछ टर्म्स जो वो बचती हैं, रिमेनिंग थी, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम के हवाले से, उसको डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। तो पहला टॉपिक या पहली टर्म जो इसमें मौजूद है वो है बॉर्न हैबर साइकिल। 1919 में हैबर और बॉर्न ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करने का। याद रखिएगा, बॉर्न हैबर साइकिल के ज़रिए से हम किसी भी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है, इसका फ़ायदा क्या होता है, हमें कहाँ पर हेल्पफुल होता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने दो इक्वेशन लिखकर मैंने उनकी एनर्जी वगैरह बताई है। सोडियम अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, इसको आप गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होंगे तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन का नाम देते हैं। और जो हीट रिक्वायर्ड होगी इसको कन्वर्ट करने के लिए वो हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देन इसकी जब हम आयनाइजेशन करेंगे इस गैस मॉलिक्यूल्स में से, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, और उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो चेंज हो जाएगा कैटाइन में और इलेक्ट्रॉन में। अगर आपके पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, हाफ मॉलिक्यूल अगर हम ले रहे हैं, तो उसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम एटोमाइजेशन का नाम भी देते हैं, डिसोसिएशन का नाम भी देते हैं, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गई है उस एक सिंगल एटम में, इसको जब हम मज़ीद इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। इसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है। ये या एनाइन बन गया है। ये एटाइन और एनाइन को मिलाकर जब हम एक क्रिस्टल फॉर्मेशन बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, उस नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी रिलीज़ होती है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे कि एनर्जी उसमें रिलीज़ हो रही है। लैटिस एनर्जी के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है कि लो जो फेवरेबल होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो उसको फेवर करती हैं, तो मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, नॉन मेटल्स की हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए, हाई लैटिस एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो फेवरेबल होंगे, इनको प्रेफर किया जाता है और वो हाई स्टेबल होते हैं। ये एक फार्मूला लिखा है, Q = S + I + 1/2 D - E - U। ये हीट ऑफ फाइंड आउट करने का फार्मूला है कि हम हीट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बॉर्न हैबर साइकिल में। तो उसके नतीजे में हीट से भी आपको गैस हो सकता है कि आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है वो कितना की स्टेबल है और कहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखी है, MgO ग्रेटर दैन है CaCl2 और ग्रेटर दैन है NaCl से। यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल हैं, वो क्यों स्टेबल हैं? यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इसको देखिएगा ज़रा। F = Q1 प्रोडक्ट Q2 / 4πε0 r²। इससे आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि दो चार्जेस जब आपस में, जिसको जब दो आयंस जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके चार्जेस आपस में एक दूसरे के करीब होते हैं, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेडियस के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स होते हैं, चार्ज ऑन आयन और साइज ऑन आयन। अगर किसी भी आयन का चार्ज इंक्रीज़ करेगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। अगर किसी का साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो उसकी लैटिस एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। अगर हम चार्ज के हवाले से देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, बाई वैलेंट है, और CaCl2 को देखें तो ये यूनिवैलेंट बाई वैलेंट है। अगर हम NaCl को देखें तो ये क्या है, यूनिवैलेंट यूनिवैलेंट है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं तो चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा।
एक और टर्म हम यूज़ करते हैं इसमें बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में मैंने एक ऑर्डर लिखा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr, HCl और HF। इस ऑर्डर के लिए भी हमारे पास चंद फैक्टर मौजूद हैं कि साइज़ आपके पास क्या हो, साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी। अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। हाइब्रिडाइजेशन है, अगर हाइब्रिडाइजेशन में S करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ से भी हम देखें, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वो डिक्रीज़ करेगी। और मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इनकी जो ठीक है आयनाइजेशन एनर्जी और इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो आप इसको एसिडिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास टॉपिक है बॉन्ड इंथैल्पी का है। बॉन्ड इंथैल्पी में हम डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है। कोई भी आयनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस एनर्जी का नाम होता है बॉन्ड इंथैल्पी। उसमें चंद फैक्टर्स हैं जो हमारे पास का इसमें अमल करते हैं। साइज़ है, साइज़ इंक्रीज़ करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी, इंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। मल्टीपल बॉन्ड आपके पास इंक्रीज़ करेंगे, इंथैल्पी आपके पास इंक्रीज़ करेगी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज़ करते हैं तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन क्रिएट होंगी, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन क्रिएट होंगी तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी और बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ करेगी। बॉन्ड एंगल है आपके पास, बॉन्ड एंगल अगर आपके पास इंक्रीज़ करेगा तो इंथैल्पी इंक्रीज़ करेगी। अगर आप बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड एंगल हम लिखते हैं 109, 107, 104, 120, तो इसमें 120 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, सॉरी इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। इस वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग होगा और इसकी बॉन्ड इंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, शायद बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो ज़्यादा एंगल होगा उसकी ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी होगी। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये उसकी बॉन्ड लेंथ है 143, 123, 113, ये उसकी बॉन्ड इंथैल्पी लिखी गई है। इसमें आप देखें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा है, किलो जूल पर मोल में है। एक और टॉपिक है जी, एक और टर्म है पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन है। पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन को 5 से रिप्रेजेंट करके चार्ज ऑन कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटाइन। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल चार्ज डेंसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ज डेंसिटी के बारे में हम बता सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी किस पे ज़्यादा किस पे कम है। हमने फजांस रूल्स में पढ़ा था कि पोलराइजेशन ऑफ एनाइन जितनी ज़्यादा होगी, कोवलेंट नेचर क्या होगी उसकी इतनी ज़्यादा होगी। फजांस रूल्स को आप ज़रा पीछे प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा, उससे आपको अंदाज़ा देगा। तो पोलराइजेशन दो तरह की हो सकती है, कैटाइन और एनाइन। एनाइन के लिए हमने फजांस रूल्स को हमने डिस्कस किया था, उसके कुछ रूल्स हैं मज़ीद, हमने इसको डिटेल से नहीं पढ़ा था। तो ये भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, साइज़ और चार्ज। अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो उसको पोलराइज़ किया जाना आसान है, अगर उसका साइज़ स्मॉल होगा तो वो दूसरे को आसानी से क्या कर सकता है, पोलराइज़ कर सकता है। इसी तरह चार्ज है, चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी पोलराइजेशन दूसरों को पोलराइज़ आसानी से कर सकता है। यहाँ पर भी एनाइन में भी यही काम हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में देखिएगा मैंने बहुत सारी आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो हार्ड होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लाइक डिज़ॉल्व लाइक प्रॉपर्टी होती है, पोलर कंपाउंड्स होते हैं। तो उसमें से मैंने एक लिया है कि आइसोमॉर्फिज़म है। आइसोमॉर्फिज़म कहते हैं कि आप कोई एक स्ट्रक्चर्स दूसरे से रिजेंबल करती हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है, सोडियम आयन है, फ्लोरीन आयन है, मैग्नीशियम आयन है और ऑक्सीजन। इनमें इनके जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 8 2 8 2 8 2 8 इनकी ये पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। K2S और CaCl2 भी आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। इनमें भी आप देखिएगा सब में 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 वाली फॉर्म में इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।